चलो जाओ देखो, क्लास नंबर 36 समझ में आया बात। तो आज हम कल हम लास्ट वाली क्लास में हमने पढ़ लिया था महानदी के उसके बारे में, दामोदर नदी के बारे में। तो आज हम समझेंगे दामोदर के बाद महानदी के बारे में। रांची जो छोटा नागपुर का जो पठार है ना, उससे निकलने वाली सारी नदियों का हम बारे में पहले ही पढ़ चुके। छोटे नागपुर के पठार से निकलने वाली जितनी भी नदी उन सबको पहले ही पढ़ चुके। आज हम पढ़ने वाले कि जो दंडकारण्य का पठार छोटा छत्तीसगढ़ के अंदर पड़ता है, CHSS का मतलब छत्तीसगढ़ के अंदर, वहां से एक नदी निकलती है जिसे महानदी के नाम से जानते हैं। इसके बारे में आज थोड़ा डिटेल से जानेंगे और फिर तुम सुनेंगे भी क्या बताया अभी, समझे। चलते हैं चलो। तो ये दंडकारण्य का पठार है, छत्तीसगढ़ के अंदर पड़ता है। ये एक मात्र ऐसी नदी पूरे भारत की, पहले उत्तर से दक्षिण की तरफ जाएगी, दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएगी, दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएगी। ये पेपर में सवाल पूछा, पीली नदी के नाम से भी जानते, पीली नदी, हाँ पीली नदी के नाम से भी फेमस है। समझ में आया बात। ये एकमात्र ऐसी नदी जो दक्षिण से उत्तर की तरफ जागी। पहले लगभग 286 किलोमीटर के आसपास जो है ना छत्तीसगढ़ के अंदर जा गया। छत्तीसगढ़ के अंदर इसका सबसे ज्यादा क्षेत्र फैला हुआ महानदी के अंदर। और जो महानदी है ना, महानदी मैंने कहा देखो, इसका जो बेसिन है, इसकी जो इसके अंदर जो खेती हो, चावल की खेती के लिए बहुत फेमस है। तुमने सुना होगा पूरे भारत के अंदर ना सबसे ज्यादा जो चावल हो, सब आया समझ, पूरे भारत में जो सबसे ज्यादा चावल हो कहाँ हो, पता कहाँ हो, किसा कहाँ हो, उत्तर प्रदेश में हो सबसे ज्यादा चावल। समझ में आया बात। लेकिन जो दूसरे नंबर पर हो ना, जो सबसे ज्यादा धान पाया जहाँ जिस घाटी में, तो महानदी की घाटी है। शायद समझ में, उड़ीसा के अंदर या उड़ीसा के अंदर प्रवेश करते हुए जाओ। समझ में आया बात। उड़ीसा को हम धान का कोटरा रख गया, धान का कटोरा आया समझ में। ये चावल का कटोरा, चावल का कटोरा कह दो या धान का कटोरा कह दो। और उड़ीसा के अंदर ना बाढ़ लाने का काम भी यही नदी करती है, जब महानदी है। और महानदी कहाँ से निकलती है पता, कहाँ महानदी निकलती है भाई, छोटे दंडकारण्य के पठार से, ऐसे कह सकते हैं रांची के समीप पड़ता, रांची के समीप पड़ता। रांची के मैं बताऊंगा तुम, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। रायपुर तो छत्तीसगढ़ की राजधानी, रायपुर ही तो रायपुर रांची है। अच्छा, झारखंड की राजधानी, छत्तीसगढ़ झारखंड दोनों भाई भाई से लगा ना। अच्छा, तो जो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है ना, उसकी ब्रैकेट में एक जिला पड़ा धमतरी, नाम है धमतरी। धमतरी, धमतरी जिले के समीप से निकलती है। एक पर्वत पड़ता धमतरी के अंदर भी, वैसे इतनी गहराई तो बताना चाहिए। सिवाहा पर्वत, सिवाहा पर्वत, सिवाहा पर्वत, इस पर्वत के पास से निकलती है, समझे। आज तक किसी पेपर में पूछा नहीं, जब भी पूछेगा ना तो रूल आ देगा। तो धमतरी जिला कहाँ पड़ता? छत्तीसगढ़ के अंदर है। कहाँ से? रायपुर की, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, और रायपुर के पास एक जिले का नाम है धमतरी, उसके पास एक पर्वत श्रृंखला, उसका नाम है सिवाहा। सिवाहा, ये सी हवा भी लिखा हुआ कुछ किताबों में, ये भी सही है, ये भी सही है। सिवाहा पर्वत यहाँ से निकलती है धमतरी जिले से, और निकलती है और नीचे उत्तर से, दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ती है, और 286 किलोमीटर के आसपास है ना छत्तीसगढ़ से बाहर निकलती है, और बाहर निकलने के बाद सीधा उड़ीसा में प्रवेश करती है। और जब उड़ीसा के अंदर प्रवेश करती है ना, तो आया समझ, तो यहाँ ना जो मिट्टी इसकी 8.5 किलोमीटर, 8.59 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं 850 की बात बता रहा हूँ, 859 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। तो इसे हम ऐसा मानकर चलें 850 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। ज्यादा बड़ी नदी नहीं आया, आया समझ में, इतनी बड़ी नहीं है जितनी या गोदावरी नदी है। आज फिर हम गोदावरी नदी के बारे में जानेंगे, और भी जानना इसके बारे में, महानदी के बारे में। महानदी इसी बात के लिए फेमस नहीं है, महानदी ना, अगर हम महानदी के बारे में और जितना इतिहास खोदेंगे ज्यादा जानकारी मिलेगी। अगर जो महानदी है ना 850 के आसपास, 850 किलोमीटर के आसपास लंबाई है इसकी। पश्चिम बंगाल, सॉरी छत्तीसगढ़ के बाद ना सीधा कहाँ जाती है? उड़ीसा के अंदर जाती है। और उड़ीसा के अंदर ना इस नदी पर, इस महानदी पर, महानदी नाम पता क्यों लिखा हुआ? महानदी, यानी महान नदी। पूरा जब जो महाभारत का युद्ध हुआ था ना, महाभारत की युद्ध की भी चर्चा इस नदी की चर्चा कर रखी। इतना ही नहीं, जो चीनी यात्री हुएनसांग था, वो जो घूमने आया था, उसने अपनी यात्रा के दौरान भी इस नदी का जिक्र करा। आया समझ में, सभी माताओं की, सभी नदियों की माँ कहते थे, इसलिए इसका नाम महानदी पड़ा। सभी नदियों की माँ है, ऐसा इसलिए भी कह रहे छत्तीसगढ़ के अंदर जितनी सभ्यता पनपी ना, छत्तीसगढ़ के अंदर बता रहा हूँ, जितनी सभ्यता पनपी, मनुष्य रहना सीखा इसी नदी घाटियों में रहना सीखा। छत्तीसगढ़ के अंदर भी मनुष्य रहना सीखा इस नदी घाटियों में। छत्तीसगढ़ के अंदर यहाँ सभ्यता इतिहास है। यहाँ इक्ष्वाकु वंश, उसके राजा भी इस नदी घाटियों में रहा करते थे। आया समझ में, ठीक। इतना ही नहीं, कहते हैं एक गिब्सन नाम का एक यूरोपियन यात्री था, एक गिब्सन नाम का, जब अंग्रेजी सरकार का यहाँ शासन था ना, तो वहां यहाँ घूमने आया था। और घूमते घूमते पता कितनी गहरी बात कह गया, यूं कह गया,
यह एकमात्र ऐसी नदी थी, इस नदी के पास पूरे भारत में यहां से हीरे निकाले जाते थे इसी घाटियों में, और हीरे निकाल कर ना इटली के रोम में भेजे जाते थे, व्यापार किया जाता था। इतना ही नहीं, यहाँ नीचे उड़ीसा के अंदर कलिंग पड़ता, कलिंग, तो ये जो है ना एक क्षेत्र हुआ करता था संबलपुर, आज भी है संबलपुर, कहते हैं संबलपुर ही एमपी में था। अब इन्होंने पूरे भारत में हीरे कहाँ पाए जाए? पन्ना की खान में। आज समझ में, तो उन्होंने बताया कि संबलपुर ही पन्ना, संबलपुर ही पन्ना, इसकी एक नदी किनारे पड़ा, संबलपुर शहर पड़ा। समझ में एक बात या? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लो, ध्यान लगाकर अच्छे तरीके से। तो हीरा, तो हीरे के नाम पर ना हिरकुद, जगह का नाम है हिरकुद, एक छोटा सा द्वीप इसकी बराबर पे, उसे हिरकुद, हिरकुद का नाम बना हुआ हीराकुंड। और हीराकुंड बांध पूरी दुनिया में फेमस है, सबसे ज्यादा लंबाई वाला बांध वो महानदी पे बना हुआ, 4.8 किलोमीटर के आसपास लंबाई है उसकी, पूरे विश्व का सबसे लंबा बांध है वो हीराकुंड बांध, और वो महानदी पर। और ये प्रश्न ना तमाम परीक्षाओं में पूछा है, बच्चे कंफ्यूज हो जाए, याद रहेगी बात। या इसकी क्या विशेषता? गिब्सन लिखता अपनी पत्रिका के द्वारा उन्होंने जिक्र करा कि यहाँ ने किसी जमाने में यहाँ हीरो का व्यापार हुआ करता था, इसकी खान में, महानदी घाटी में हीरे पाए जाते हैं। और महानदी ने इतनी फेमस है, पता कितनी फेमस है? इसकी बराबर में यहाँ साइड में एक शहर पड़ा, रजमा, रजमा। जिस तरह हमारे यहाँ ना हरिद्वार फेमस है नदी किनारे, और लोग वहां स्नान करने जाते हैं, तो यहाँ के लोग ना जो इसके आसपास बहुत छोटे छोटे शहर, सिसपुर पड़ा हुआ जिसका रायपुर, इस तरह सिसपुर, छत्तीसगढ़ की पुरानी राजधानी सिसपुर ही थी। समझ में आई बात? है सिसपुर, याद रही, सिरपुर भी बोल रहा, सिरपुर, सिसपुर कह दो, सिरपुर कह दो, सिरपुर कह दो, सिसपुर कह दो, ये छत्तीसगढ़ की पुरानी राजधानी थी। समझ में आया बात? है और इस पुरानी राजधानी थी, तो अब तो रायपुर उसकी राजधानी। दूसरी खास बात ये, इसके आसपास का औद्योगिकरण नहीं हुआ, जिसके कर चलते नदी बहुत साफ है। समझ में आई बात? है नदी भी प्रदूषित नहीं हुई। समझ में आया? कारण क्या है? धार्मिक स्थल बने हुए आसपास, तो ये कम प्रदूषित होती है उनसे नदी। इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ, आसपास औद्योगिकरण नहीं हुआ, उसका बच गई नदी। समझ में आया बात? है और महानदी ना बड़ी मात्रा में मिट्टी गाद काट के ले जाती है, यहाँ विश्व का सबसे लंबा बांध बनाया गया, ये विश्व का सबसे लंबा बांध है, ये विश्व का सबसे लंबा बांध है, जिसे हम हीराकुंड बांध के नाम से जानते हैं। और जो हीराकुंड बांध है ना, विश्व का सबसे लंबा बांध है, 4.8 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है, 4.8 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है, 4.8 किलोमीटर। समझ में आई बात? है पीली नदी के नाम से भी जानते हैं सर, पीली नदी। हम पीली नदी क्यों कहते हैं? पता क्यों कहते हैं सर? पीली नदी इसलिए कहते हैं, एक पर्सन देख रहा था मैं, पर्सन देखने के बाद मुझे बाद में जाकर पता चला, पेपर में पूछने लगा ना कि पीली नदी के नाम से कैसे जानते हैं? महानदी कहते हैं जी, की पीली नदी कहते हैं जो मिट्टी हो ना वो पीले कलर की रहती है, और जो पीले कलर की मिट्टी हो ना वो चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त हो। आया समझ में? इसीलिए उड़ीसा के अंदर जो कटक पड़ता है, यहाँ साइड में कटक पड़ता, कटक, कटक पड़ता, और यहाँ साइड में जब कटक पड़ता ना, वो कटक ना उड़ीसा के अंदर है, और इसे ना जो पीली मिट्टी वो उपयुक्त हो चावल की खेती के लिए, उसके अंदर नमी बड़ी मात्रा में पाई जा, और चावल की खेती करना चाहते हो तो उसके लिए बड़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता हो। ऐसा समझ में? वे सब चीजें में पोषक तत्व सारे इसके अंदर मौजूद हो, उस पीली मिट्टी के अंदर मौजूद हो। समझ में आया? इतनी बात बता दो, कोई समझ में नहीं आ रही? इसे ना यह नदी यहाँ तो पानी निकाल के लेके जाएगी, नीचे तो उत्तर, नीचे तो बहेगी, ऊपर की तरफ बढ़ेगी, नीचे तो बहेगी, ऊपर की तरफ बढ़ेगी। 286 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। समझ में आई? 286 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है, छत्तीसगढ़ के भीतर। छत्तीसगढ़ के भीतर जैसे बाहर निकलेगी ना, बाहर निकल के उड़ीसा में प्रवेश करेगी, बड़ी मात्रा में उड़ीसा वाले बहुत डरते हैं। मौसमी दो नदी है, ऐसा समझ में, मौसमी नदी है। और मौसमी नदी कैसे मौसमी नदी? जब बंगाली खाड़ी से उठने वाला मानसून ना, जब यहाँ ऐसे पहुंचता, बंगाली खाड़ी से उठने वाला मानसून धीरे धीरे जुलाई, जून जुलाई के आसपास, जून के आसपास ना इसमें घना घोर वर्षा होती है, और ये जो उड़ीसा के लोग ना डरना स्टार्ट कर देते हैं, हाथ पैर कांपते हैं इनके, इतना पानी उफान मारता है इसके अंदर, महानदी के अंदर। इसीलिए हम इसे उड़ीसा का शोक भी कहते हैं, उड़ीसा का शोक। याद रही बात? या समझ में आ रही बात? या कुछ सुन लो, जो मैंने बताया कुछ भी सुन सकता हूँ मैं, याद रखना बात। या ये कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध। हीराकुंड जो बांध है ना वो हीराकुद बना हुआ, और हीराकुद एक प्रकार का द्वीप था जो नदी के रास्ते में था। समझ बात है? उस द्वीप के अंदर से वहां तो निकाला, उसके नाम पे रखा, मैंने ना कहा, उन्होंने नाम रखा है, जो बाहर से आए थे ना, यूरोपियन आए थे, उन्होंने नाम रखा, उन्होंने बांध के नाम रखा है हीराकुंड बांध। विश्व का सबसे ऊंचा जो बांध है ना, विश्व ऊंचा नहीं बांध कह रहे, विश्व का सबसे लंबा बांध, ऊंचा नहीं है, सबसे एशिया का सबसे ऊंचा बांध कौन था? टिहरी बांध है नहीं, टिहरी बांध, या ऊंचा बांधो टिहरी बांध हमारे यहाँ से, जो जोन 4 में बनाया गया, बनाना नहीं चाहिए था जिसे। तो हीराकुंड बांध को याद रखो, हीराकुंड बांध विश्व का, ये बार बार सवाल पूछा हुआ, विश्व का सबसे लंबा बांध कौन था? 4.8 किलोमीटर के आसपास लंबाई है, महानदी पर बनाया गया, जीवन में कभी नहीं भूलने के, समझे? और निकलती कहां से? धमतरी जिले से। धमतरी जिला कहां पड़ता? धमतरी जिला छत्तीसगढ़ में। उड़ीसा नींद चढ़ रही है, सोई भी नहीं रात। धमतरी जिला
और कौन सा पर्वत? सिवाहा। सिहावा भी बोल रहे, सिहावा, याद रही बात। सिवाहा पर्वत कहाँ पड़ता? छत्तीसगढ़ के अंदर। CWH मतलब छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। और सुनो इसके बारे में, देखो पीली मृदा से संपन्न क्षेत्र, ये जो इसका क्षेत्र है ना, जो महानदी की घाटी है, इसका जिस बेसिन में बहती है, ये थाला, देखो यहाँ ध्यान लगा, ये थाला, थाला क्या है? थाला, ये थाला, इस थाले में बह रही है नदी। ऐसे जागी आस पास इसके क्षेत्र में जो भी मिट्टी दिखाई देगी ना, उस मिट्टी को हम पीली मिट्टी बोलते हैं। और कहते हैं पीली मिट्टी ना जो फेमस हो और चावल की खेती के लिए उपयुक्त हो, उसके अंदर चावल से संबंधित जो मौसमी दशाएं हो उसके अंदर सब उपलब्ध हो। इसलिए उड़ीसा के अंदर है ना, उड़ीसा के अंदर शहर पड़ता कटक। कटक, इसे धान का कटोरा कहते हैं, धान का कटोरा। आया समझ में? ढंग से याद कर लेना, नहीं तो हाथ में ये पकड़ा दूंगा। समझ में? एक बहुत फेमस पर्सन है भारत की, है ना, भारत की हुआंग हो। हुआंग हो, हुआंग पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चावल कहाँ हो? चीन के अंदर। दुनिया में पूछ रहा मैं, भारत तो बाहर भी निकल जाया करो। आया समझ में? पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चावल हो चीन के अंदर। चलो देखो, कहाँ से बात कर रहे थे? कैसी बात कर रहे थे? किसकी बात? अच्छा हाँ, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चावल चीन के अंदर ही पाया जाए। समझ में आया बात? है तो चीन के अंदर चावल होता होगा, मिट्टी में होता होगा या हवा में होगा? कहीं नदी घाटी में ही होगा, होगा नहीं? नदी घाटियों में पानी भी चाहिए होगा। अच्छा, जिस तरह हमारे यहाँ धान का कटोरा हम इसे बोल रहे ना, उड़ीसा के अंदर महानदी को बोल रहे, महानदी घाटी में जो कटक उड़ीसा को बोल रहे, इसी तरह वहां ना चाइना के अंदर जो हुआंग हो नदी, वहां भी हुआंग हो, उसे चीन का शोक भी बोल रहे, और उसी घाटी में चावल भी ज्यादा मात्रा पाए जा। चीन का शोक बोलते हैं हुआंग हो। हुआंग हो नदी का नाम हुआंग हो। हुआंग हो किसका शोक बोल रहे सर? चीन। भारत की हुआंग हो, इस महानदी को ना भारत की हुआंग हो कहते हैं। महानदी को ना भारत की हुआंग हो कहते हैं। हुआंग हो। अब मेरा दिमाग खराब, भारत का हुआंग हो क्या है? समझ नहीं बात है? तो भारत का हुआंग हो यो। समझ में आया बात? पता लग चुका है? चीन का शोक बोलते हैं जो हुआंग हो नदी ना, और चाइना के अंदर बड़ी मात्रा में बाढ़ लगती है, इसे बोलते हैं हुआंग हो। हुआंग हो। समझ में आएगा? कितनी लंबाई है इसकी? 2 मीटर। 2 मीटर कितना हो? अच्छा भैया ये रखा है ना। इधर देख लो। चलो, चीन का शोक बोलते थे, चीन का शोक। अब सवाल पूछता, कैसे सवाल पूछता? पहला सवाल पूछेगा, देखो कैसे सवाल पूछेगा। ये पूछता तुमसे पहला सवाल, महानदी कहां से निकलती है? छोटे नागपुर के पठार से निकलती है? दंडकारण्य के पठार से निकलती है? यस। अच्छा, दंडकारण्य के पठार से तो निकलती है, कौन से राज्य से निकलती है? आंध्र, छत्तीसगढ़। ये मेरी वाली ये वाली आंख मेरी सुबह से फटफटा रही, इसका क्या मतलब हो? खब्बे वाली, अच्छा होने वाला। ठीक, ये भी बहुत धार्मिक है। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? कोई दिक्कत? दूसरे नंबर पर हाँ सवाल है, कौन से जिले से निकलती है? धमतरी से। अब धमतरी जिला कहाँ पड़ता? छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के समीप। आया समझ में? छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के समीप पड़ता। अच्छा, कौन सा पर्वत पड़ता? सिवाहा। सिवाहा पर्वत, याद रही ये बात है? उसके बाद यह नदी निकली दक्षिण से उत्तर की तरफ जागी। पूरे भारत की एकमात्र नदी जो दक्षिण से उत्तर की तरफ जागी, फिर घूम कर उत्तर बंगाली खाड़ी की तरफ आ गई। पहले दक्षिण से ऊपर की तरफ जागी। प्रायद्वीप भारत की पठार की कोई सी नदी ऐसी नहीं है जो पहले दक्षिण से ऊपर की उत्तर की तरफ जाती हो, एकमात्र महानदी को। हो सकता है भविष्य में ये सवाल पूछ ले, निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी नदी है जो पहले दक्षिण से, प्रायद्वीप भारत की पठार की वो कौन सी नदी है दक्षिण से उत्तर की तरफ जाती है? तब भी आंसर महानदी। ऐसे समझ, ऐसा सवाल कभी नहीं पूछना कौन से राज्यों में बह पाया। ऐसा पूछा तो बदतमीजी होगी। समझ में आई बात? यार अरे बदतमीजी सब छोड़वाएंगे तो तुम भी छोड़ आएगी, क्या दिक्कत हो रही? समझ में आया बात? यार मैंने बता दिया तुम, पहले जाके छत्तीसगढ़ में, फिर जाके उड़ीसा में, उड़ीसा में पहुंचेगी। उसके बाद दूसरा पीली मृदा से संपन्न क्षेत्र है इसका, जिसका क्षेत्र है पीली मृदा से संपन्न क्षेत्र है। इस नदी का जो क्षेत्र है पीली मृदा से संपन्न, पीली मृदा पाई जा। दूसरा, इसकी जो बेसिन हो, बेसिन जानते हो? थाड़ा, थाड़, इसे बोलते हैं बेसिन।
यहाँ जिसमें नदी बहती है ना, इस क्षेत्र में जहाँ नदी बहती है, इस क्षेत्र में ये थाला जो बेसिन है, ठीक है, याद रखिए बात, इसे बेसिन बोलते हैं। तो बेसिन है ना, बेसिन जो ये किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? बेसिन धान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। महानदी का जो बेसिन है धान की खेती के लिए फेमस है। आसान भाषा में इस तरह भी समझ सको, आगे जाकर उड़ीसा के अंदर चावल ही चावल पाया जा, इतना में चावल हुआ 1-1 इंच वाले, ये रिलेटिव बात बता रहा हूँ तुम्हें, 1-1 इंच लंबे चावल हुआ। तुमने खाए इतने बड़े चावल खाए तुमने? तो 1 इंच इतना ही हो, ठीक है। हाँ तो इतनी 1 इंच इतना ही हो। नूडल्स नहीं होते हैं, इधर देख लो, चलो। अब हम समझते हैं इसकी जो महानदी है, तो जो महानदी जब 859 किलोमीटर की यात्रा तय करती है, और यात्रा तय करने के बाद ना बंगाली खाड़ी में पहुंच जाती है, बंगाली खाड़ी इसका इंतजार करती रहती है, ऐसा समझ में। तो ये इसके पास चलती है, जैसे आगे चलती है ना, चलने के बाद ना यहाँ एक नदी साइड से आके मिलती है, उसका नाम है शिवनाथ नदी। शिवनाथ, बोलो शंभू शिवनाथ की, शिवनाथ की जय बोलना ना दिया, बोलो शिवनाथ की। एक बार जी नहीं बोल रहे यार, बोलो शिवनाथ की। शिवनाथ मिल गई इसमें नदी आएगा, क्योंकि नाम भी पूछ रहा है ना, कौन सी नदी कैसे कैसे, मंड इब शिवनाथ मंड इब, याद रहेगी बात है, शिवनाथ मंड इब, इब ठीक है, ठीक है। साइड से ओंस, टोन्स नहीं ओंस, उसके बाद है टेल, ओंस टेल, किसकी सहायक नदी? महानदी की, याद रहेगी बात क्या। जो नीचे तो कौन सी नदी मिल रही? ओंस टेल शिवनाथ मंड इब, इब किसकी सहायक नदी है? महानदी की, याद रहेगी। कौन सा बांध बनाया है? हीराकुंड बांध। यहां से क्या निकाले जाते थे? हीरे, और उन्हें कहां भेजा जाता था? कलिंग के अंदर। कलिंग किसे कहते हैं? उड़ीसा को, आया समझ में। यहां से निकाले जाते थे, महानदी घाटी में तो हीरे निकाले जाते थे किसी जमाने में। अरे मैं हूं कौन कहने वाला, इतिहासकार बताते हैं इसमें आज भी ना कहीं कहीं हम महानदी के अंदर कहीं कहीं बताते हैं, इतिहासकार बताते हैं कि इसके अंदर ना पहले हुएनसांग ने भी जब इसकी यात्रा करी यहाँ, तो यात्रा करने के बाद आज तो लगभग 3000 साल पहले पुरानी बात बता रहा हूँ तुम्हें, 2000 साल पुरानी बात बता रहा हूँ तुम्हें, 2000 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। जब उनने उसकी यात्रा करी, यहाँ की यात्रा करी, तो यात्रा करने के बाद उसने पाया कि हाँ ना, उसमें वो इस नदी में बैठकर ना नाव की यात्रा करके बहुत दूर तक गया था, 600-700 किलोमीटर के आसपास बताया उसने। वो कहता है मैं कलकत्ता तक गया था बैठकर, ऐसा मैं नहीं कह रहा, हुएनसांग ने कहा है बात या महानदी में। इसका मतलब पहले इसमें इसका ट्रांसपोर्ट हुआ करता था, समझ गई बात या। अब ट्रांसपोर्ट होता होगा, अब तो धीरे धीरे सूखती चली जा रही, मौसमी नदियां हो चुकी है, सदाबहार नहीं है, सदा नीरा नहीं है यहाँ। कौन सी नीरा नहीं है यहाँ? याद रखिए, कौन सी नीरा नहीं है यहाँ? नीरा तो गई अपने घर। ऐसे समझ में, देखो कौन सा बांध रहे हो? हीराकुंड बांध के साइड में कौन सा शहर पड़ा है? कटक, सुंदर शहर, समझ में आई बात है, बढ़िया शहर, अच्छा ठीक ठाक घूमने लायक, समझ में आया बात है। तो जो कटक है ना, ये चावल की खेती के लिए फेमस है यहाँ, समझ में आया बात है। जो कटक है चावल की खेती के लिए फेमस है, मिट्टी बढ़िया, और सारी बात, इतनी बात बता दो, कोई दिक्कत है यहाँ तक। विश्व का सबसे जो लंबा बांध है, हीराकुंड बांध है, वो महानदी में बनाया गया, कोई प्रॉब्लम? अच्छा बताओ, ये तो विश्व का सबसे लंबा बांध, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा होगा? यही होगा, जो विश्व का तो भारत का नहीं होगा। मतलब बदतमीजी कुछ भी यार, हद कर दी तुमने यार। अगर चलो, भारत की हुआंग हो नदी किसे कहते हैं? महानदी कहते हैं। हुआंग हो किसे कहते हैं? महानदी, याद रहेगी। अच्छा देखो क्या क्या पूछा गया, मतलब या लंबाई पूछ सको नहीं, क्यों पूछनी, वो तो मैंने तुम समझदारी के लिए याद करवाया कि इतनी लंबाई होगी, इससे ज्यादा लंबी नहीं है नदी। आया समझ में। हीराकुंड बांध के बारे में पूछना, याद करना, बिल्कुल भी नहीं। आया समझ में, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, पक्का याद करना। आया समझ में। आगे चलो, और इसकी सहायक नदी याद करनी है, ये इसकी जो सहायक नदी है, इसमें से एक भी नदी ना छोड़ना चाहिए बिल्कुल भी। एक भी नदी जो बोर्ड पर लिखी हुई सारी याद करनी चाहिए। क्या होगा जो बोर्ड पर लिखा है सब इंपॉर्टेंट है। कोई दिक्कत यहां तक? सिबहा पर्वत याद करना, इच्छा, एज यू विश, नो प्रॉब्लम। धमतरी,
धमतरी याद करना, याद करने में कुछ बुराई थोड़ा ही है, आए समझ में, कोई बुराई थोड़ा ही है। अगर तुमने पेपर में दे दिया, आज अगर एक बदतमीजी वाला सवाल जरूर पूछे, जैसे उसने पूछा थानेश्वर कहाँ पड़ा, थानेश्वर महाराष्ट्र, कैसे महाराष्ट्र में पड़ा, अच्छा लड़की क्यों नहीं मेरे साथ, अच्छा ऐसे ऐसे नाम पूछे ना, पूछो कहाँ पड़े, गिर कहाँ पड़े, गिर की पहाड़ी गुजरात में पड़ा, ऐसे मैचिंग करके पूछ लो। हो सकता है कोई ये चीज चर्चाओं में रही हो, करंट अफेयर में आ जा धमतरी, तो तुम सुन को खुशी तो होगी कि तुमने पढ़ रखा है धमतरी, छत्तीसगढ़ के भीतर रहे हो और यहाँ तो महानदी निकल का वो, समझ गए। तो जिस चीज की मैं चर्चाएं करूंगा वो फायदा, तुम्हें फायदा देगा, बेनिफिट देगा। ये महानदी की कहानी थी, आया समझ में। इतिहास बताऊंगा इसका, चलो रहने दो, ज्यादा दिक्कत कर जाएगी, फिर तुम कॉपी में भरोगे। समझ में आ बात है। तो जो महानदी है ना, इसका जिक्र महाभारत के अंदर भी है। किसके अंदर? महाभारत के अंदर। और उन्हीं के साक्ष्यों के आधार पर ना इसका नाम महानदी पड़ा हुआ। समझ में बात है। भारत के लोग पूरे धार्मिक है, तो धर्म ग्रंथों को पढ़ने के बावजूद ना महाभारत उन्होंने पूरी पढ़ी। महाभारत के अंदर इसका कई बार जिक्र आया। त्रिचेप्सा, त्रिचेप्सा किसका? त्रिचेप्सलापा, इस नदी का नाम है। मंदवाहिनी भी नाम कहते हैं, मंदवाहिनी, अलग अलग नाम से जानते हैं, ठीक। लेकिन जो तुम्हारे पेपर में प्रश्न पूछा ना, इतनी है बस, इतनी औकात है उसकी, ठीक। एक सामान्य नागरिक को, आईएएस के विद्यार्थी हो, इतना पता होना चाहिए। आया समझ में? इस तो फालतू जाना तो बेमुर्खी। समझ में आई बात है। इसके बाद तो तुम्हें फिर जियोग्राफर बनना, आईएएस नहीं बनना, तुम्हें फिर जियोग्राफर बनना। तो समझ में आ रहा? समझ में आ रहा? कौन सा बांध है? किसके लिए फेमस है? घंटा। तो दिखने लगा विश्व का सबसे लंबा बांध है, अपनी लंबाई के लिए फेमस है। हीराकुंड बांध तो हीरे के लिए फेमस है। वारी वाह दुनिया, गजब। हीरे तेरी जिंदगी में निकल रहे हैं, मैंने तो नहीं बिगाड़ा पढ़े लेकर। अच्छा, हर बार हंसने का मूड नहीं होता मेरा। चलिए यहाँ देख, चुप हो जाओ। अगली हेडिंग है गोदावरी नदी। इसे बोलते हैं बुड्ढी गंगा। सच में कहते हैं वरहद गंगा। वरहद बरहद एक ही मतलब हो, बुड्ढी गंगा। पूरे भारत की ना, पूरे भारत की सबसे लंबी नदी है ना, उसका नाम क्या है? नील नदी है। रैपटा सा मारूंगा, पूरे भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, 25-25 किलोमीटर लंबाई है। और पूरे भारत की दूसरी जो सबसे लंबी नदी, उस नदी का नाम है गोदावरी नदी। ये रहा गोदावरी, 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 ये रही गोदावरी, गोदावरी। दक्षिणी गंगा के नाम से जानते हैं, दक्षिण की गंगा गोदावरी। ये रही गोदावरी। 1465 किलोमीटर के आसपास और 3.12 लाख किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में इसका क्षेत्र फैला हुआ। 3.12 लाख किलोमीटर नदी का नहीं, इसका जो द्रोणीय क्षेत्र है, द्रोणीय क्षेत्र मतलब इतनी सारी नदियों को एक साथ लेकर चलती है, बहुत सारी नदियां, पूरा जंजाल फैला हुआ नदियों का। समझ में आया बात? या दूसरे नंबर का सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र भारत के अंदर इसका। दूसरे नंबर का, पहले नंबर पर गंगा का अपवाह क्षेत्र सबसे बड़ा, और दूसरे नंबर पर इस नदी का। भारत के अंदर अपवाह क्षेत्र का मतलब बहुत सारी नदियों को एक साथ लेकर चलने का हुनर इसी के पास है। ये हुनर किसी किसी के पास मिला। एक तो मेरा किसके पास? गंगा के, और दूसरे नंबर पर गोदावरी के पास है। ये हुनर एक साथ नदियों को एक साथ लेकर। अगर सवाल पूछ लिया ना, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां है जो जिसका अपवाह क्षेत्र सबसे ज्यादा है? पहले नंबर पर गंगा और दूसरे नंबर पर गोदावरी। 3.12 लाख किलोमीटर स्क्वायर। याद करना, नहीं याद करना, पेपर में पूछेगा, नहीं पूछने का। पूछा क्या? नदी निकलेगी कहाँ से, नदी जाएगी कहाँ, और उसकी सहायक नदियां कौन सी, उस पर कौन सा डैम बना हुआ, और उसके रास्ते में कौन सा नेशनल पार्क आ रहा है। ऐसे समझ में, इसके रास्ते में 3 नेशनल पार्क आ हुआ, तो तीनों का नाम भी मैं तुम्हें बता दूंगा, डोंट वरी। अभी समझ में आया बात? ये ठीक। चले, जो जो सवाल पूछे मैं पहले बता दूंगा। अब सुनो ध्यान से। महाराष्ट्र के अंदर ना, महाराष्ट्र यहाँ साइड में मुंबई पड़ा, ये महाराष्ट्र के अंदर ना एक शहर, जिला भी है, उसका नाम है नासिक। महाराष्ट्र के नासिक जिले के अंदर ना त्रिम्बकेश्वर, त्रिम्बकेश्वर, यहाँ पठारी पड़ त्रिम्बकेश्वर का। तो त्रिम्बकेश्वर पर्वत चोटी है, पठार के अंदर एक चोटी है, उस चोटी के पास नासिक जिले के अंदर से निकलती है ये गोदावरी नदी। और गोदावरी नदी ना लगभग 5-6 राज्यों में होकर बहेगी। और 5-6 राज्यों में होने के बाद ना फिर यहाँ बंगाली खाड़ी में अपना जल गिरा देगी। और यहाँ ना आंध्र प्रदेश के अंदर अपना जल गिराती है। यहाँ एक स्थान पड़ता है, उसका नाम है राजमुंद्री। राजमुंद्री पहले बढ़ जाओ, 5-7 किलोमीटर पहले ही हो, और राजमुंद्री। तो उसके बाद ना जो नदी है गोदावरी 2 भागों में बढ़ जाए, एक ऐसा एक ऐसा। जो उत्तर की तरफ जाएगी उसे बोलते हैं गौतमी गोदावरी,
और जो दक्षिण की तरफ जाती है उसे बोलते हैं वशिष्ठ गोदावरी। तो गोदावरी की दो भागों में बटी हुई। राजमुंद्री नामक स्थान पर आंध्र प्रदेश के अंदर पहुंचकर ये दो भागों में बढ़ती दिखाई दे, दो शाखा में बढ़ती दिखाई दे। उत्तरी वाले भाग को हम इसे कहते हैं गौतमी गोदावरी, उसके बाद वशिष्ठ गोदावरी। कौन से स्थान पर? राजमुंद्री। राजमुंद्री कहाँ पड़ता? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है चलो बताइए? दो राजधानी आंध्र प्रदेश की, एक तो हैदराबाद, ठीक, और दूसरा क्या है? अमरावती। राजमुंद्री समझ में? कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये राजमुंद्री बहुत फेमस है, अच्छी जगह है घूमने की। राजमुंद्री मतलब ठीक ठाक शहर है। सुनो, ट्रेन इसके पास से गुजरे बिल्कुल साइड से, एकदम बहुत अच्छा नजारा दिखाई देगा। चलो कोई बात नहीं, छोड़ दो। राजमुंद्री हो गया तक। राजमुंद्री के बाद ना सुन लो, और क्या सवाल पूछेगा? पूछेगा दक्षिण भारतीय गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी को। दक्षिण भारत की नहीं, दक्षिण भारत है पूरा। दक्षिण भारतीय गंगा, दक्षिण की गंगा, दक्षिणी गंगा भी कहते हैं। दक्षिणी, गूगल ऐसे नाम यूज कर दे, ट्रांसलेट करके दे देगा। तो समझ में आई बात? या दक्षिणी गंगा, तो दक्षिणी का मतलब दक्षिणी गंगा यही है, याद रही बात। वरहद गंगा। उसके बाद इसका जो द्रोणी है, इसका जो द्रोणीय क्षेत्र, गोदावरी नदी का जो द्रोणीय क्षेत्र, अपवाहक क्षेत्र, इसका जो तंत्र, गोदावरी नदी का जो तंत्र, एक नदी बह रही है ऐसे साइड में आकर कितने राज्यों में फैला हुआ इसका तंत्र। द्रोणी देखो, द्रोणीय क्षेत्र किसे बोलते हैं? गोदावरी का। ये गोदावरी जा रही, ये नदी आई आपस में, ये नदी आई, ये नदी आई, ये नदी आई आपस में, ये नदी आई, 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 नहीं नदी 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 नदी। ये क्षेत्र दिख रहा है यहाँ तक का, इसे बोलते हैं द्रोणीय क्षेत्र। ये लगभग कई सारे राज्यों में फैला हुआ, क्योंकि नदी अकेले नहीं बहती, बहुत सारी सैकड़ों नदियों का जल अपने साथ लेकर तब आगे बढ़ती है, ऐसे वजह। लेकिन मौसमी नदी है, याद रखना। अगर मौसम होगा तो बारिश होगी, तो पानी होगा, नहीं तो सूखे पड़े रहेगी। इतना कोई खास पानी नहीं होता इसके अंदर, समझ में आया बात? तो ये जो है ना, इसका द्रोणीय क्षेत्र, इसका जो द्रोणीय क्षेत्र लगभग 3.12 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। और सबसे ज्यादा इसका द्रोणीय क्षेत्र है ना, वो महाराष्ट्र के अंदर है। मुझे क्योंकि एक पेपर में परीक्षा में भी सवाल पूछा हुआ कि बताओ जो गोदावरी नदी का जो क्षेत्र, द्रोणीय क्षेत्र, इसका मतलब अपवाहक क्षेत्र, बहुत सारा जल लेकर आती है, वो महाराष्ट्र के अंदर 50% लगभग। उसके बाद महाराष्ट्र के बाद एमपी में जाती है, एमपी का भी कुछ, एमपी की नदियों का जल लेके चलती है आगे, फिर उड़ीसा की नदियों का भी जल लेके चलती है आगे, फिर छत्तीसगढ़ की नदियों का भी जल लेके चलती है, कर्नाटक की भी, तमिलनाडु की भी, तेलंगाना, टीएन का मतलब तेलंगाना, तमिलनाडु ने तेलंगाना। उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश के कहाँ पहुंचती है? राजमुंद्री में। द्रोणी का मतलब पता लग गया? अपवाहक क्षेत्र एरिया प्रकार का, समझ में आ बात? या उसके बाद आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में पहुंचती है और वहां दो शाखाओं में बढ़ती दिखाई देती है। एक धारा ऐसा करके ऐसा करके चली जाती है और एक धारा नीचे चली जाती है। जो उपधारा ऊपर चली जाती है उसे बोलते हैं गौतमी गोदावरी, और जो दक्षिण की तरफ चली जाती है उसे बोलते हैं वशिष्ठ गोदावरी। ये बात बता दो मुझे, ये बात समझ में आई नहीं आई तुम्हारे यहाँ तक? ये समझ में आई बात? ये गोदावरी के बारे में बताया मैंने, किसके बारे में? गोदावरी के बारे में जब बताया गया, तुम बताओ गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर, पश्चिमी घाट पर्वत की चोटियां हैं। आज समझ, पश्चिमी घाट पर्वत है पूरा का पूरा, पश्चिमी घाट पर्वत बोल रहे हैं, पर्वत फैला हुआ जम्मू, इसमें गुजरात से लेकर और यहाँ नीचे लास्ट तक, केरल तक, लास्ट तक यहाँ पे फैला हुआ पूरा पश्चिमी घाट पर्वत, ठीक। और जो पश्चिमी घाट पर्वत के अंदर जो चोटी है ना, उसका नाम त्र्यंबकेश्वर, और वो कहाँ पड़ती है? नासिक जिले के, नासिक जिले के अंदर। और वहां से निकलती है कौन? गोदावरी। और जब गोदावरी निकलती है 4-5 राज्यों में वो गुजरती है। जैसे 4-5 राज्यों में वो गुजरती है तो बहुत सारी नदियों का जल आपस में, सैकड़ों नदियों का जल लेकर बहती है। इसका अपवाहक क्षेत्र दूसरे नंबर का अपवाहक क्षेत्र है पूरे भारत के अंदर, समझ में आया बात? या अपवाहक क्षेत्र बहुत सारी नदियां इसमें आकर मिलती है। इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, जब इसकी सहायक नदियां पढ़ेंगे तब समझ में आएगा तुम। जब इसकी सहायक नदियां पढ़ेंगे, लगभग 3 तो नेशनल पार्क इसके रास्ते में पाए जा। नेशनल पार्क का जो क्षेत्र बहुत बड़ा हो, 3 नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क इसके रास्ते में पाए जा। पापीकोंडा, एनाकोंडा नहीं, पापीकोंडा, है समझ में? कोरांग का नाम सुना? कोरांग तुमने? कोरांग मैंग्रोव वनक क्षेत्र। अच्छा, सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन कहाँ पाया जा इसमें भारत में? भारत के अंदर कहाँ पाया जा सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन? मेरे सिर पर पाया जा, सच में, वैसे देख ले।
मुझे नहीं पता कहाँ पाया जा, पता करके बताना मुझे, ठीक है? बार बार थोड़े बताऊंगा मैं, ठीक? कहाँ पाया जा रहा है? क्या बात कर रहे हो, बताया मैंने, वीडियो खोल के दिखाऊं? बता दो पूरे भारत के अंदर सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन कहाँ पाया जा? कहाँ से? पश्चिमी घाट पे? यहाँ 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 सिर पर मेरे या कान पर मेरे? गुजरात के कश्मीर के पास पाया जा सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन। समझ में आया बात? है पढ़ते नहीं, पढ़ रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं तुम सब। दूसरे नंबर पर ना कोरेंग, कोरेंग जगह यहाँ पड़ती है, जहाँ इसका डेल्टा सबसे ज्यादा, यहाँ मैंग्रोव वन पाया जा। मैंग्रोव वन, और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन यहाँ पाया जा, सुंदरबन के डेल्टा में मैंग्रोव वन। और मैंग्रोव वन को ना पृथ्वी की किडनी कहा जा, और किडनी मनुष्य के अंदर ना खून की सफाई करने का काम करती है। अगर खून की सफाई ना हो ना, वो मृत्यु को प्राप्त हो जा। समझ में बात है? जिसकी अगर किसी किडनी खराब हो जाए ना, वो क्या, समझ में आया बात है? उसके अंदर जो किडनी तभी खराब हुई तेरी, तो यहाँ जो किडनी हो ना, उसका काम ही वही हो, खराब खून को ना साफ करना, उसका काम हो, ठीक? चलो, यहाँ कोरंग एक प्रकार का मैंग्रोव वन क्षेत्र बहुत बड़ा वो पाया जा। मैंग्रोव वन की बहुत अच्छी विशेषता है, बारे में पढ़ेंगे। जो कार्बन हम उत्सर्जित करते हैं ना, पेट्रोल डीजल हम ईंधन को जलाते हैं, फ्यूल को जलाते हैं, मैंग्रोव वन उस अवशोषित कर लेते हैं बड़ी मात्रा के अंदर। इसलिए हमें मैंग्रोव वन को बचाने की मुहिम चलानी चाहिए। हमारे यहाँ मैंग्रोव वन को बचाने के लिए कोई विशेष प्रकार का कोई नियम कानून या कोई पॉलिसी नहीं आई अभी तक, ठीक? वो आनी चाहिए। मैं भारत सरकार से कहना चाहता हूँ, मेरे वीडियो को सुनकर ना थोड़ा ध्यान देना इसको। समझ में आ रही क्या बात है? समझ में आ रही है? तो जो राजमुंदरी के पास ना जो गोदावरी नदी है, वह नाराज हो जाती है। नाराज होने के बाद ना एक धारा इधर को चली जाती है और एक धारा इधर को चली जाती है। जो धारा इधर को चली जाती है वह गौतमी। आया समझ में? गौतमी कौन थी? गौतम बुद्ध की मौसी गौतमी प्रजापति भाई तो थी गौतमी प्रजापति भाई तो थी। सबसे पहले उसकी सभा में आई तो महिला बैठी थी जाकर, उन्होंने कहा तू बहुत महिला का विरोध करता, मैं बैठूंगी यहाँ, तुझे तो करना कर कमीने। आया समझ में? गौतम बुद्ध को कहा था उन्होंने, सच में मैं नहीं कह रहा, उन्होंने कहा था, बायोग्राफी पढ़ रहा था। तो गौतमी गोदावरी, अच्छा गोदावरी का मतलब क्या हो, आपने इसके बारे में कुछ बताया था? गोदावरी जो शब्द है ना, ये तमिल भाषा के तेलुगु शब्द गोद शब्द बना हुआ, और गोद शब्द का मतलब हो मर्यादा। जो गोद शब्द हो ना, इसका मतलब मर्यादा हो, और मर्यादा का मतलब हो। और कहते हैं यहाँ ना एक महर्षि थे, चित्र भी दिखाऊंगा तुम्हें, फोटो दिखाऊंगा। महर्षि थे ना, उन महर्षि ने हम बैठकर तपस्या करी थी, और तपस्या करने के बाद यहाँ रुद्र जी प्रसिद्ध हुए थे। वो प्रसिद्ध होने के बाद ना यहाँ जो महर्षि थे उनका एक बाल था, उसके बाल से यहाँ से, उस बाल से यहाँ से यह गोदावरी नदी निकली थी, एक बाल से निकली है गोदावरी नदी है। मैं क्या इसमें लिखा हुआ था, मैं पढ़कर दिखा दूंगा यार, एक बाल से निकली पूरी गोदावरी नदी है। मैंने कहा विज्ञानी फैल सिर पर, हाँ उनके सिर पर से प्रकट हुई थी। हाँ फालतू ने बोल लिए, समझ में आई बात है? भगवान पत्थर का बना देंगे तुझे। एक बाल से गोदावरी नदी निकली थी। तुझे देखो भाई भाग जाएगी जो निकल लगी। चुप हो जाओ। चुप। त्रिम्बकेश्वर से ऐसा बताती है, हकीकत क्या हो तो लोगों को पता। समझ में आई बात है? ठीक, जैसे बताया गया ऐसे बता दिया तुम। कहते गोद शब्द का मतलब जो हो मर्यादा में रहना, मर्यादा में रहना, तो ये अपनी मर्यादा में रहती है। लेकिन मौसमी नदी में भी कह रहा हूँ, सदाबहार नदी नहीं है। कावेरी नदी को छोड़ दो, कावेरी नदी नीचे आने वाली, वह सदाबहार नदी। आया समझ में? वो साल भर वर्षा रहती है उसके अंदर, साल भर उसके अंदर पानी रहता है। कारण क्या है वो बता देंगे। जब बारिश होगी ना, जब बारिश होगी तभी इनके अंदर पानी आएगा, नहीं तो पानी नहीं आता। इनकी यही समस्या। उत्तर भारत की जो नदियाँ ऊपर की हिमालय की, साल भर पानी जलमग्न रहती है, भले गंदा होगा पानी। आया समझ में? साल भर जलमग्न रहती है नदियाँ। कोई दिक्कत? क्या हुआ मैंने? इतनी बात बता दो, समझ में नहीं आई? और बताओ जी भाई, इसके बारे में बताओ, इसकी खास बात सुनो। जितने भी औद्योगिक क्षेत्र है ना, औरंगाबाद का नाम सुना? औरंगाबाद यानी है जो पुल पार करा पल्ली तरफ आएगा, औरंगाबाद। ये महाराष्ट्र में औरंगाबाद एक ऐसे समझ लो। औरंगाबाद हुआ,
नासिक हुआ, जितने भी ऑटोमोबाइल केंद्र, अब ये ऑटोमोबाइल केंद्र क्या हो जानते हो, गाड़ी बनाई जाती है क्या चार पहियों वाली है, उनकी जितनी भी इंडस्ट्री इसके पास लगाई गई, उनकी जितनी भी कंपनियां इस नदी के किनारे लगाई गई। मैंने नाम लिया ऑटोमोबाइल का, मैंने मोबाइल फोन याद कर रहे हैं। ऑटोमोबाइल का मतलब वही हो, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है ना, ये सारी की सारी इसी के आसपास टोकी गई, सारी की सारी। याद रही बात है, कंपनियां लगाई गई बड़ी बड़ी मात्रा में। तो उम्मीद है जल्दी इसका जल भी ठीक ठाक तरीके से गंदा हो ही लेगा, ठीक है। इतनी बात बता दो, समझ में नहीं आई। सबसे ज्यादा इसका अपवाहक क्षेत्र कौन से राज्य में, महाराष्ट्र के अंदर। गोदावरी जब भी नाम आ जाए महाराष्ट्र का नाम मत भूलना बिल्कुल भी। महाराष्ट्र के अंदर ही बॉम्बे पड़ता, मुंबई। मुंबई को सबसे अधिक आबादी वाला शहर कहते हैं। अब तो फैशन नगरी बोल गए, कभी किसी जमाने में देहरादून को बोल रहे थे फैशन नगरी, अब फैशन नगरी हम मुंबई को कहने लगे फिर। और तुम मुंबई के बारे में, फैशन के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, मेरे तो अच्छा कौन जानता हो बॉम्बे शहर को। मैं धक्के, मुझे पूरी भारत के अंदर बॉम्बे बढ़िया लगा, मुझे बेंगलुरु भी अच्छा लगता। कभी जाओ ना, तुम्हें घूमने का मौका मिलेगा जब तुम अपने हाथों पैरों पर सक्षम हो जाओगे। ए अब तो बॉम्बे में जरूर घूमना। बॉम्बे दिल्ली से कम 150 साल आगे दौड़ रहा है, इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है। क्या कह रही, रिक्शा कर रही, कह रही ई रिक्शा कर। अब हम क्या करने वाले, इसकी सहायक नदियां पढ़ने वाले हैं। सहायक नदी को ध्यान से देखना, पक्का सवाल पूछो 100%, कौन सी किसकी सहायक नदी। जैसे दक्षिण भारत में चलते जाओगे ना, इंपोर्टेंट होता चले जाएगा। उत्तर भारत में सभी याद रखे हैं नदियां। सिंधु कौन नहीं पढ़ा, सब पढ़ा। गंगा सब नहीं पढ़ते, ब्रह्मपुत्र भी सब पढ़ा। चीज दक्षिण भारत की नदियां ना, इन्हें बच्चे छोड़ छोड़ कर भाग गए। क्यों, एक तो इनके नाम खतरनाक हो, दूसरा और यूपीएससी को बड़ा प्रेम हो। जो खतरनाक हो ना, जो जहां बच्चा इग्नोर करेगा ना, सोचा पेपर में काम करनी है, वो सही पूछ ले ठहर। इसका मैं अपने जूम आउट करके यहाँ बना दिया। त्रिम्बकेश्वर नासिक से निकलती है, नासिक से जैसे निकलती है ना, यू गोदावरी नदी का डेल्टा, यू गोदावरी नदी का डेल्टा है। साइड साई एक नदी मिलेगी, नाम है पूर्णा। पहले अब तो पूर्णा कहते हैं, पहले परवरा कहते थे, परवरा। बहुत इंपॉर्टेंट नदी, याद रखना बात। ये इतनी इंपॉर्टेंट नदी ना, अभी तुम्हें इसके बारे में बताऊंगा, समझ बात यार। इसका कई परीक्षा में प्रश्न पूछा गया कि पूर्णा नदी किसकी सहायक नदी, गोदावरी की सहायक नदी, गोदावरी की। अच्छा, इसकी विशेषता पूर्णा नदी है, पूछो क्या। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सुना तुमने। सिंधु घाटी जो सभ्यता थी ना, वो 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में फैली हुई थी। अगर तुम ऐसे ऐसे अरे एक सर्कल बनाओ ना पूरा का पूरा, इतने एरिया में कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी देख। तो जहाँ पाकिस्तान के अंदर जो सिंधु नदी जा रही है, उसके सबसे उत्तर में इसके हमें साक्ष्य मिल रहे, हम खुदाई कर कर देखते रहे कहाँ तक फैली हुई थी सभ्यता, कि ये लोग पहले कहाँ तक रहा करते थे। कितनी अच्छी बात है यार, 5000 साल पहले हमारे यहाँ लोग कितनी दूर तक फैले हुए थे, और कितनी जानकारी थी उन्हें। खुदाई करके देख देख के पता लगा, पता सबसे उत्तरी जो स्थल मिला उसका नाम है मांडा। मांडा कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में, वो भारत के अंदर ही। यानी उसके बाद कोई हमें साक्ष्य प्राप्त नहीं हुई कि जी सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ तक फैली हुई थी। खुदाई करके पता लग गया, वहां तो लोटा निकल गया, लोटा निकल गया तो लग गया, ऐसे ही लोटा वहां निकला पाकिस्तान में था। इसका मतलब सिंधु घाटी सभ्यता वहां तक फैली थी। ऐसे समझ में कोई दिक्कत नहीं आता। चम्मच निकल गया यूपी के आलमगीरपुर तक, ऐसे समझ में। तो इधर चले जाओ इधर चले जाओ पूर्व की तरफ चले जाओ, पूर्व की तरफ तो आलमगीरपुर तक सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। सारे नाम याद करने, इतिहास के क्वेश्चन में चला गया मैं। सिंधु घाटी से 5000 साल पहले हमारे यहाँ लोग रहा करते थे, वे मर गए सिंधु नदी में बाढ़ आने के कारण। कोई बता रहा मलेरिया के कारण, ज्यादातर लोग बताते हैं, इतिहासकार बताते हैं, वे सारे के सारे जो लोग थे ना 5000 साल पहले यहाँ धरती पर रहा करते थे। खुदाई करके देखा नहीं, मोहनजोदड़ो पूरा का पूरा शहर मिल गया, हड़प्पा मिल गया हो। ऐसी सभ्यता 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में फैली हुई थी। और बताते हैं उत्तर में ना जम्मू कश्मीर तक ऐसी सभ्यता थी यहाँ। तो जब इतनी दूर तक फैली हुई थी, इतनी दूर तक लोग जाते होंगे, पक्की बात हवाई जहाज का भले ही ना उपयोग करते हो, कुछ उनके पास ऐसा यंत्र जरूर होगा जिससे लेकर वे जल्दी पहुंच जाते होंगे। इधर साइड में चले जाओगे पूर्व में, यूपी के आलमगीरपुर तक, आलमगीरपुर यूपी के अंदर आलमगीरपुर तक फैली हुई थी। और इधर चले जाओ ना, इधर जाओ साइड में, तो यहाँ ना बलूचिस्तान के अंदर एक स्थान पड़ता सुतकांगे डोर, यहाँ तो घोड़े की हड्डी भी मिली। सच में किसकी हड्डी, ऐसे समझ में,
सुतकंगे डोर पड़े हैं बलूचिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के। जैसे नीचे चल जाओ दक्षिण में, सबसे जो दक्षिणी स्थल है उसके बाद नहीं साक्ष्य प्राप्त हुए। अब मुझे पूरी उम्मीद है तुम खुदाई करोगे, नीचे जाकर इसकी खुदाई करके देखोगे और नीचे लास्ट यही स्थान है, उसका नाम है देमाबाद। देमाबाद है ना दक्षिणी स्थल, देमाबाद वो पूर्णा नदी के किनारे है, इसलिए मैंने देमाबाद की पूरी कहानी लिखी है। इसलिए पूर्णा नदी इंपोर्टेंट हो जा, तो पूर्णा नदी ऐतिहासिक नदी होगी, इतिहास तो जोड़ी हुई। तो कैसी नदी है? ऐतिहासिक नदी। चलो मैंने बता सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य बताया मैंने, सिंधु घाटी सभ्यता के मैंने तुम्हें 4 जगहों के नाम बताए। आया समझ? सिंधु घाटी जो सभ्यता ना उसके मैंने तुम्हें 4 जगहों के नाम बताए, 4 जगहों के नाम बताए, और चारों जगहों के तुम नाम बताओ क्या क्या बताया। उत्तर में बताया मैंने सबसे ऊपर मांडा। मांडा बताओ कौन सी नदी के किनारे? ये मजा आएगा। चिनाब नदी के किनारे। इधर चले जाओ साइड में, आलमगीरपुर के अंदर चले जाओ, यूपी में, यूपी के अंदर आलमगीरपुर में चले जाओ, तो बताओ आलमगीरपुर जो वो पूर्व सबसे पूर्व की तरफ है, सबसे पूर्व की तरफ सबसे पूर्वीय स्थल है। उसके बाद सिंधु नदी, उसके बाद कई सिंधु घाटी सभ्यता के लोग साक्ष्य नहीं मिलते। अब मुझे बताना तुम आलमगीरपुर कौन सी नदी के किनारे? ये तो सवाल पूछ, यमुना नदी किनारे। आया समझ में? हाँ हिंडल हंडल ठाव फिर रही, हाँ वहीं से तो यमुना की सहायक नदी हिंडली वहीं मिलेगा। उसके बाद नहीं मिलती बिल्कुल, इसके साक्ष्य कहीं नहीं मिलने का उसका साक्ष्य। इधर चले जाओ, इधर इधर चले जाओ साइड में, सुतकांगे डोर। सुतकांगे डोर वो कौन सी नदी के किनारे है? ये तो सवाल पूछो, भूगोल पढ़ रहे तो भूगोल का सवाल याद रखोगे, पेपर तो पूरा देना। नीचे चले जाओ, इतिहास के अंदर ये सोचे इतिहास अलग तो पढ़ेंगे देख के बैठ कर, बधाई हो ना। देमाबाद है ना, देमाबाद यो देमाबाद महाराष्ट्र के अंदर पड़ता, और पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है वो। और जो दक्षिणी स्थल है ना देमाबाद, ये पूर्णा नदी के किनारे। और पूर्णा नदी ना गोदावरी की सहायक नदी, और गोदावरी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए जो पूर्णा नदी ना जिसे हम परवरा नदी भी कहते हैं, इसलिए वह इंपोर्टेंट होगी, इसलिए ऐतिहासिक नदी है। अच्छा भाई जी वो क्या जुगाड़ है? अजंता एलोरा की गुफा, ये क्या सिस्टम है? वही पढ़ाना, चलो बाद में जब मैं कला संस्कृति समझाऊंगा ना तुम, तो सारा दिखाऊंगा, चित्र बना बना के दिखाऊंगा अपना। देख एक चीज तमीज से पढ़ेंगे वो समझूंगा। पढ़ाई हमेशा समझ के पढ़नी चाहिए। क्या नाम है इसका? अरे संध्या क्या नाम है? ये क्या है? क्या है देमाबाद? सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता नहीं कहते, पूरा नाम बोल, सिंधु घाटी सभ्यता। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसका जो सबसे दक्षिणी स्थल है वो पूर्णा नदी के किनारे, उसका नाम देमाबाद है, महाराष्ट्र के अंदर पड़ता। समझ आई बात? या अगर पूर्व की तरफ चले जाओगे तो आलमगीरपुर यूपी के अंदर पड़ता है, हिंडन नदी के किनारे है, मेरे याद आएगा वो। इधर साइड में पड़ जाओ सुतकांगे डोरम, वो मेरे दिमाग से स्किप कर रहा है लेकिन मुझे याद आ जाएगा, ऑप्शन देख के मैं तुरंत याद कर लूंगा। ऊपर चले जाओ मांडा, मांडा वो चिनाब नदी के किनारे पड़ा, मांडा चिनाब, मैंने शायद पढ़ाई भी है, मुझे लग रहा है। आ जाओ, उसके बाद सुन लो ध्यान से अच्छे तरीके से। एक और नदी आती है, उसका नाम है वर्धा। वर्धा भी सहायक नदी है इसकी, गोदावरी की। एक और नदी को पेनगंगा और वेनगंगा दोनों आती है, दोनों धारा से, दोनों जो संयुक्त धारा से कहते हैं प्राणहिता। यूपीएससी ने सवाल पूछा है, प्राणहिता किसकी सहायक नदी? गोदावरी की सहायक नदी। यूपीएससी ने सवाल पूछ रखा है, प्राणहिता किसकी सहायक नदी? प्राणहिता गोदावरी की सहायक नदी। समझिए, आगे चलो, ऊपर था इंद्रावती, इंद्रेश नहीं इंद्रावती आई। इंद्रावती की नदी के रास्ते में एक झरना पड़ता है, उसका नाम है चित्रकूट जलप्रपात। इसे भारत का नियाग्रा भी कहते हैं, नियाग्रा। क्यों? क्योंकि नियाग्रा जो जलप्रपात है वो अमेरिका के अंदर पड़ता है। ऐसा समझ लो, नियाग्रा जो जलप्रपात अमेरिका के अंदर पड़ता है, इसलिए भारत का नियाग्रा भी कहते हैं। चित्रकूट जलप्रपात बहुत सुंदर है, आया समझ में? नीचे जाओ, नीचे तो एक नदी आती है, उसका नाम मंजरा नदी। मंजरा, मंजरा, कंजरा नहीं, मंजरा। जो मंजरा ना, उसके रास्ते में एक बांध बनाया गया, उस बांध का नाम देखो, उस बांध का नाम निजाम सागर बांध पड़ता तेलंगाना के अंदर, बहुत फेमस है निजाम सागर बांध, मंजरा नदी पर। याद रखना, ऐसे ऐसे सवाल निकाल के पूछने शुरू कर दिया इसने। उसके बाद कुछ फेमस बांध के नाम बता रहा हूँ जिस पर यही बनाए गए, गोदावरी नदी पर। ठीक है, आ जाओ। एक जायकवाड़ी बांध, कहाँ सी? महाराष्ट्र में। कौन सी नदी पर? लोकेशन में इंडिकेट नहीं कर पाया, मैं ढूंढ रहा था, मुझे मिली नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है, हो सकता कभी पूछ ले इसका नाम।
लिख दिया मैंने। निजाम सागर बांध तो मंजरा नदी है, मैंने बताया तो मंजरा नदी पर तेलंगाना के अंदर। उसके बाद है पोचम बांध, पोचिन नहीं है, पोचम बांध। उसके इसका अब नाम बदल दिया, इसका नाम है श्री राम सागर। कौन सी नदी पर? गोदावरी नदी पर। गोदावरी नदी, और ये किस पर? तेलंगाना पर। उसके बाद धवलेश्वर, धवलेश्वरम, धवलेश्वरम बांध। उसके बाद कालेश्वरम बांध, कौन सी नदी पर? कहाँ पड़ता? आंध्र प्रदेश में। इतनी बात बता दो, समझ में आई नहीं आई? अभी मैंने सिर्फ पता कहाँ तक समझाया? गोदावरी नदी के बारे में समझाया, गोदावरी नदी के बारे में और महानदी के बारे में। इतना मैं चाय पीऊँ ना, इतना सा फटाफट जो चित्र में है उसी बैठे बैठे दोहरा लो, मैं कुछ भी सवाल पूछ सकता हूँ बिना देखे। अभी दोहरा लो। यस मैम। अब हेडिंग बनाओ। देखो, महानदी के बारे में पढ़ लिया, गोदावरी के बारे में पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे कृष्णा के बारे में। अब कृष्णा बताइए कौन था? राधा का एक्स हस्बैंड। सुन लो भाई कौन बोल रहा है भाई? राधा की आत्मा बहुत दुखी होती होगी तेरे साथ शराब पी के। अब देखो यहाँ कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, पहले समझ लो। जो कृष्णा नदी ना पश्चिमी घाट पर्वत के अंदर महाबलेश्वर चोटी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर चोटी से। याद रहा ये बात यार, महाबलेश्वर चोटी से निकलती है। 1401 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। पूरे भारत की तीसरी सबसे बड़ी लंबी नदी है। पूरे भारत की तीसरी सबसे बड़ी लंबी, बाद में लिख लियो, तीसरी सबसे बड़ी लंबी नदी है। पूरे भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी भारत की, केवल भारत की बता रहा हूँ। वो भारत में निकल का होगा, भारत की होगी, हिमालय से निकलने वाली होगी फिर वह 1400, क्योंकि उसकी तो लंबाई 900 कुछ किलोमीटर भारत के अंदर पड़ा हुआ। आज भारत की सुन लो, इसकी लंबाई तो देखते लो आप, 1401 किलोमीटर है, कहीं कहीं 1400 भी लिखा हुआ। समझ एक बात नहीं, जान पूछ के मैं किलोमीटर लिखता हूँ ताकि अंधापन खत्म हो जाए। समझ में आ बात है? सुन लो सुन लो, जो पश्चिमी घाट पर्वत है ना, पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पश्चिमी घाट उत्तरी कर्नाटक के अंदर पड़ती है। महाबलेश्वर चोटी से निकलती है, महाबलेश्वर चोटी से निकलती है, आगे चलती है 1401 किलोमीटर के आसपास फिर इसमें अपना नजर गिरा देती है। और महाबलेश्वर की खास बात क्या हो, महाबलेश्वर के अंदर ही ना एक राष्ट्रीय मेघ अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान रिसर्च सेंटर है, रिसर्च सेंटर है जो बादलों के बारे में रिसर्च करता है। राष्ट्रीय मेघ अनुसंधान केंद्र बादलों के बारे में रिसर्च करता, वो महाबलेश्वर में पड़ा है। तो ऐसे संस्थान का नाम पूछ लो कहाँ पड़ता है? महाबलेश्वर में। और महाबलेश्वर कहाँ पड़े? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र कर्नाटक में पड़ा, उत्तरी कर्नाटक में लिखा रखा दिखा मैंने, उत्तरी कर्नाटक में पड़ा है। अच्छा चलो आगे चलो। उसके बाद देखो कृष्णा ना, कृष्णा द्रोणी का जो विस्तार है, द्रोणी समझ गए हो तुम क्या हो? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ। इसका जो विस्तार है ना कृष्णा नदी का, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, टीएन का मतलब तेलंगाना, इतने क्षेत्रों में इसकी द्रोणी फैली हुई। द्रोणी का मतलब शाखाएं फैली हुई, जहां तक जहां का ये नदी जल लेकर आती है साथ में। समझ में आई बात है? और मैं चाहता हूँ तो तुम इसके बारे में लिखो, तुम हेडिंग बनाओ कृष्णा नदी, कृष्णा नदी, हेडिंग बना ली कृष्णा नदी। कोई दिक्कत है? क्या हेडिंग बनाई? कृष्णा नदी। इसमें पहला पॉइंट, कृष्णा नदी के ब्रैकेट में लिखो 1401 किलोमीटर। कृष्णा नदी के ब्रैकेट में लिखो 1401 किलोमीटर, लिख दिया 1400। उसके बाद नंबर 1 लिखो, इसमें पहला पॉइंट कृष्णा नदी, कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारतीय पठार की दूसरी, प्रायद्वीपीय भारतीय पठार की दूसरी तथा भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय भारतीय पठार की दूसरी तथा भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। लिख दिया। इसके अंदर नीचे अगले दूसरे पॉइंट में लिखो उद्गम,
खाली हेडिंग बनाओ उद्गम। उद्गम का मतलब निकल कहां से रही, उद्गम। तीर का चिन्ह लगा के लिखो उसके सामने महाबलेश्वर पर्वत। लिख दिया महाबलेश्वर पर्वत, महाबलेश्वर पर्वत। और महाबलेश्वर पर्वत के नीचे तीर का चिन्ह लगा लिखो, लिखो यही राष्ट्रीय मेघ अनुसंधान केंद्र है, नेशनल क्लाउड रिसर्च इंस्टीट्यूट। यहीं पर राष्ट्रीय मेघ अनुसंधान केंद्र है, महाबलेश्वर के पास ही। याद रही बात है, कोई दिक्कत परेशानी? ठीक, समझ में आ रही? ठीक है, अगला एक पॉइंट लिखो, और कर्सना नदी द्रोणी का विस्तार। अगला पॉइंट लिखो, कर्सना नदी द्रोणी का विस्तार, कर्सना नदी द्रोणी का विस्तार। मैंने मैप में बताया हुआ, कर्सना नदी द्रोणी का विस्तार महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य में है। कृष्णा नदी द्रोणी का विस्तार, कृष्णा नदी द्रोणी का विस्तार महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश में है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में है। लिख दिया यहां तक, आंध्र प्रदेश में है, लिख दिया। उसके बाद अगर लिखो कृष्णा की सहायक नदियां। मैप पर बनाना संभव नहीं है ना, इसीलिए अलग से लिखवानी पड़ेगी। तुम लिखो, लेकिन तुम हो सके तो बड़ा मैप बना के उसके अंदर लोकेट करने की कोशिश करना। बड़ा मैप बनाने को उसके अंदर लोकेट करने की कोशिश करना नदियों को, कृष्णा की सहायक नदियां। क्या बनाई? नंबर 1 तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा नदी लिख दिया। इसके सामने तीर का चिन्ह लगा, लिखो, लिखो कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी है तुंगभद्रा, कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। मैप में दर्शानी है, चेक करूंगा मैप कहाँ है, तुंगभद्रा कहाँ, मैप तुम्हारे पास होगा ही, उसमें देखो जो ऑक्सफोर्ड का मैप हो। समझ में आया बात? या अपना मैप इसी के हिसाब से बना करो, सामने रखो मैप पूरा का पूरा ऑक्सफोर्ड का, उसके बाद सामने रखकर बना करो मैप। या कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी लिख दिया। अगला एक और लिखो, कोयना नदी, कोयना, यह भी किसकी सहायक नदी? कृष्णा की। तीसरी लिखो भीमा नदी, भीमा, कौन सी नदी होगी? भीमा। भीमा के बाद में मलप्रभा, कौन सी प्रभा? मलप्रभा। उसके बाद छठे नंबर 5वें नंबर पर घटप्रभा, घटप्रभा। लिख दिया। छठे नंबर पर मूसी, हैदराबाद का नाम सुना? हैदराबाद ने इसी नदी के किनारे बसा हुआ, जहां तुमने लिखा ना मूसी नदी, उसके सामने तीर का चिन्ह लगा, लिखो हैदराबाद शहर। हैदराबाद शहर इसी नदी के किनारे है। और हैदराबाद किसकी राजधानी है? आंध्र प्रदेश की। याद रही ये बात? या लिख देना तुमने, हैदराबाद शहर इसी नदी के किनारे हैं। और हैदराबाद पता क्यों फेमस है? हैदराबाद इसे मोतियों का शहर बोल लो, ब्राइट में लिखो, हैदराबाद के ब्राइट में लिखो, यह मोतियों का शहर कहलाता है। पता लगा कल को काजल जाकर रेलवे का पेपर देने लगी तो मोतियों का शहर कैसे क्या हुआ, फिर उन्होंने कहने बताया था। समझ में आया बात? है अब कुछ बांध भी है इस नदी पर, इस नदी पर कुछ बांध भी है, हेडिंग बना लो बांध, कृष्णा नदी पर बांध, उपस्थित बांध, कृष्णा नदी पर उपस्थित बांध, कृष्णा नदी पर उपस्थित बांध। नंबर 1 कोयना बांध, कोयना, ये कोयना नदी पे है, कोयना बांधो, कोयना नदी पे है। और कोयना नदी किसकी सहायक नदी? कृष्णा की, अभी लिखी तुमने। कोयना बांध, और कोयना बांध पड़ता महाराष्ट्र में, तीर का चिन्ह लगा लिखो उसके आगे महाराष्ट्र लिख दिया। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नाम का मैच लिख दे करो,
क्या पूरा महाराष्ट्र लिखो बेवकूफों की तरह। उसके बाद श्रीशैलम बांध, श्रीशैलम बांध, श्रीशैलम टाइगर रिजर्व भी है, श्रीशैलम बांध, श्रीशैलम बांध। ये कौन, ये कहां सी, कृष्णा नदी पर है अभी, तीर का चिन्ह लिखो कृष्णा नदी पर। उसके बाद लिखो तेलंगाना में। कोई दिक्कत यहां तक? उसके बाद हुआ इसमें इतना ही कृष्णा नदी बस, और फालतू नहीं पढ़ना। आगे आ जाओ, एक नदी छोटी सी निकली थी बीच में, तो उसका नाम था पेन्नार नदी। पेन्नार नदी, हेडिंग बनाओ पेन्नार नदी। कल वाले मैप में देख लेना, कल वाले मैप में तमीज से समझा रखा कौन कौन सी नदी, मैप बना रखा हो पूरा का पूरा। हेडिंग बनाओ पेन्नार नदी। सुनो देखो, यहाँ एक स्थान पड़ता है, उसका नाम नदी दुर्गा, नदी दुर्गा पहाड़ी, कल बताया था। यहाँ पड़ती केशव पहाड़ी, केशव पहाड़ी। कौन सी नदी पढ़ रहे हैं हम? पेन्नार नदी। तो जहाँ नदी दुर्गा पहाड़ी ना, वहां से जो नदी निकलती है उसे उत्तरी पेन्नार नदी कहते हैं, उत्तरी पेन्नार नदी। इसे बोलते हैं दक्षिणी पेन्नार नदी, दक्षिणी पेन्नार नदी। और जो नदी आगे शाखा बढ़ती है ना इसकी, आंध्र प्रदेश में चली जाती है, आंध्र प्रदेश में बंगाली खाड़ी में नजर गिराती है। कहाँ कहाँ बैठती है? कर्नाटक में, कर्नाटक कहाँ कहाँ बैठती? कर्नाटक के अंदर, उसके बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अंदर। याद रहेगी बात? यार कितने राज्यों में? 3 राज्यों में। तो एक तो नदी दुर्गा जो पहाड़ी है ना, वहां से निकलती है उत्तरी पेन्नार नदी, और जो केशव पहाड़ी है वहां से निकलती है दक्षिणी पेन्नार नदी, दक्षिणी पेन्नार नदी, पेन्नार नदी। और ये निकलती है कहाँ पहुंचती है? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में पहुंचती है, और वहाँ बंगाली खाड़ी में नजर गिरा देती है। इतनी इसकी विशेषता, और कोई खास बात है नहीं इसकी। समझ में आया? नोट कर लो, इतना सही। पेन्नार नदी में लाइन लिखना चाहो तो लिख सको, एक लाइन लिखो, कर्नाटक में यह दुर्गा पहाड़ी से निकलती है, कर्नाटक में यह दुर्गा पहाड़ी से निकलती है। पेन्नार नदी में लिख सकते हो लाइन, कर्नाटक में यह दुर्गा पहाड़ी से निकलती है, और थोड़ा सा मैप बना लो, काम खत्म। सुन लो, अगली नदी का नाम है हमारा कावेरी नदी। तो कावेरी नदी ब्रह्मगिरी से निकलती है, ब्रह्मगिरी कर्नाटक के अंदर पड़ता है, पहले मैंने कई बार बता रखा है। ब्रह्मगिरी पड़ता है कर्नाटक के अंदर, और यहाँ से कावेरी नदी निकलती है। और कावेरी नदी ना 3 राज्यों में वो बहती है। नंबर 1 तमिलनाडु, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु होगा, केरल कर्नाटक तमिलनाडु। कितने राज्यों में बहती है? 3 राज्यों में। और सबसे ज्यादा इसका जो अफैक्ट क्षेत्र है तमिलनाडु के अंदर है, सबसे ज्यादा जो अफैक्ट क्षेत्र है इसका, सबसे ज्यादा द्रोणी फैली हुई है वह तमिलनाडु के अंदर फैली हुई है। अब मैं एक करके इसके बारे में सारे पॉइंट लिखवा देता हूँ। और पूरे दक्षिण भारत की ना सबसे पवित्र नदी है ये। और इसकी खास बात ये भी है, क्या इसकी खास बात ये है कि एक प्रकार की सदाबहार नदी, पूरे साल भर इसका जल सूखता नहीं। आज समझ, इनका सबका जल सूख जा, इसका नहीं सूखने का कारण पता क्या है? कारण समझ लो क्या है। एक तो क्या है, इसका जल क्यों नहीं सूखता? क्योंकि जितना भाग है इतना भाग। जब हमारा अप्रैल मई जून का महीना जा, मार्च अप्रैल के महीने में ना, जो रब सागर की खाड़ी है, इससे जो उठने वाला मानसून है, वो धड़ाधड़ घना घोर वर्षा कर रहे हैं, घना घोर वर्षा कर रहा है।
कौन सा मानसून है? अरब सागर की खाड़ी से उठने वाला मानसून। ये मानसून हवाएं गर्म होकर उठेगी, ऐसे चलेगी, यहाँ की पहाड़ी से टकरागी, वर्षा कर देगी, इसलिए सूखती नहीं है। इतना यहाँ की नदियां सूखेगी, इतना मानसून आगे पहुंचेगा ना, पहुंचेगा, आगे जाते जाते तो कमजोर पड़ जा। इतना पड़ली तरफ से ना सर्दियों के समय में उधर उत्तरी पूर्वी मानसून चाइना के पास था ना ऊपर में, उत्तरी पूर्वी मानसून आ जा, और उत्तरी पूर्वी मानसून यहाँ तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर टकरागा और इस भाग में फिर वर्षा कर देगा। इसका जल पूरे साल भर सूखता ही नहीं। उत्तरी पूर्वी मानसून और जो बंगाली खाड़ी, सॉरी अरब सागर की खाड़ी से जो उठने वाला मानसून, यहाँ वर्षा कर देगा इस भाग में, आया समझ में। और एक उत्तरी पूर्वी मानसून वो वर्षा कर देगा, और कुछ मानसून ऐसा हो जो लौटता हुआ मानसून वो भी वर्षा कर रहे हैं, लौटता हुआ मानसून भी यहाँ वर्षा कर रहा है, तो पूरे साल भर इसकी तो मौजी मौज है कावेरी की, सूखती नहीं है। तो इसीलिए तो पवित्र गंगा, इसे ना दक्षिणी गंगा कहते हैं, दक्षिणी गंगा, दक्षिण भारतीय गंगा नहीं, दक्षिणी गंगा सबसे दक्षिण में है ये, इसके नीचे कोई गंगा नहीं है, इसके नीचे कोई नदी शुद्ध भी नहीं है, बहुत पूजा पाठ करते हैं लोग इसकी, कावेरी नदी की। कावेरी नदी के अंदर एक बात फेमस है, एक बार तुमने सिक्का डाल दिया ना इसके अंदर, ऐसा समझ कोई मन्नत मांग ली तो समझो पूरी होनी होनी, रिलेटिव बात बता रहा हूँ मैं, सच में। एक बार तुमने कोई सिक्का डाल दिया इसके अंदर और तुमने कोई मन्नत मांग ली ना, तो मन्नत मांगने वाला तुम्हारी मन्नत पूरी होगी होगी। मेरी कोई मन्नत ही नहीं है, मुझे इच्छा ही नहीं है कुछ, मेरी कोई इच्छा नहीं, रिलेटिव मेरी कोई इच्छा नहीं है, सच में मेरी इच्छा में मृत्यु प्राप्त होना चाहता हूँ। हाँ मैंने, मुझे मेरा मानना, मैंने अपना जीवन जी लिया, पता लग चुका कि इसका साल भर पानी क्यों नहीं सूखता, पता लग चुका इसका साल भर पानी क्यों नहीं सूखता, इसलिए नहीं सूखता, क्यों? एक तो जो बंगाली क्यों ना अरब सागर की खाड़ी से जो उठने वाला मानसून यहाँ जुलाई के आसपास, जून जुलाई अगस्त तक यहाँ दबा कर वर्षा करेगा। अगस्त सितंबर के बाद पता क्या होगा, उधर तो पल्ली तक तो जनवरी फरवरी दिसंबर महीने तक, 4-5 महीने तक उत्तरी पूर्वी मानसून आ जाएगा। उत्तर में और पूर्व की तरफ जो मानसून है उसको बोलो उत्तरी पूर्वी मानसून। आज चाइना के पास आ जाएगा या तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर जबरदस्त मात्रा में वर्षा करेगा, और वर्षा करेगा तो उसके अंदर जल की पानी आएगा, सूखती नहीं पूरे साल भर, सदाबहार नदी है। समझ में आ बात? या ब्रह्मगिरी से निकलती है कर्नाटक के अंदर से, और जैसे कर्नाटक के अंदर से निकलती है और ऐसे जाती है और अपना जल गिरा देती है इधर जाके, 3 राज्यों में फैली हुई है। सबसे ज्यादा इसका जो फैक्ट क्षेत्र है वो तमिलनाडु में है। किस में है? सवाल कैसे पूछेगा, कावेरी कहाँ से निकलती है? यहाँ से निकलती है ब्रह्मगिरी से। पूछता है कि इसका सबसे सर्वाधिक विस्तार कौन से राज्य में? आंसर तमिलनाडु में है। आया समझ में? सबसे हार्ड पर्सन हो जो पूछे जाए, लेकिन एक साधारण स्टूडेंट को इतनी बातें पता होनी चाहिए। जब रिवीजन करागा ना, बार बार रिवीजन करागा उठाकर, मैं कुल मिलाकर सारा खेल बार बार पढ़ने का, डेली पढ़ने का सारा खेल, समझ में बात? ये एग्जाम है डेली पढ़ने का, इसमें तुम भाग नहीं सकते, जितना जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। चलो लिखो, कावेरी नदी हेडिंग बना ली। जब कावेरी नदी हेडिंग बनाई उसमें नंबर 1 लिखो, नंबर पहला पॉइंट लिखो, यह नदी अपनी पवित्रता पवित्र नहीं है, क्या लिखा? पतिव्रता नहीं, पवित्रता एवं उपयोगिता के आधार पर, पवित्रता एवं उपयोगिता के आधार पर, पवित्रता एवं उपयोगिता के आधार पर, पवित्रता एवं उपयोगिता के आधार पर दक्षिणी गंगा कहलाती है, दक्षिण की गंगा कहलाती है, दक्षिण भारत की निगाह में ना दक्षिणी गंगा कहलाती है, दक्षिण की गंगा कहलाती है। यह नदी, अगला पॉइंट, यह नदी कर्नाटक के पश्चिमी घाट, कर्नाटक के पश्चिमी घाट पर स्थित ब्रह्मगिरी तथा पुष्पगिरी की पहाड़ियों से कर्नाटक में पश्चिमी घाट पर स्थित ब्रह्मगिरी तथा पुष्पगिरी की पहाड़ियों से ताल कावेरी नामक स्थान से निकलती है। ब्रह्मगिरी तथा पुष्पगिरी की पहाड़ियों से
ताल कावेरी नामक स्थान से निकलती है। ताल कावेरी नामक स्थान से निकलती है, लिख लिया? ताल कावेरी नामक स्थान से निकलती है। अगला पॉइंट देखो, कावेरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र सदाबहार नदी है। कावेरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र सदाबहार नदी है। कावेरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र सदाबहार नदी है। क्योंकि इसमें अरब सागर की खाड़ी से उठने वाले मानसून, क्योंकि इसमें अरब सागर की खाड़ी से उठने वाले मानसून क्योंकि इसमें अरब सागर की खाड़ी से उठने वाले मानसून तथा उत्तरी पूर्वी मानसून तथा उत्तरी पूर्वी मानसून तथा उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण वर्षा होती रहती है। लिख दिया? लिखो, कावेरी नदी का अपवाहक क्षेत्र 3 राज्यों में फैला हुआ है। अगला पॉइंट लिखो, कावेरी नदी का अपवाहक क्षेत्र 3 राज्यों में फैला हुआ है। कावेरी नदी का अपवाहक क्षेत्र 3 राज्यों में फैला हुआ है। कावेरी नदी का अपवाहक क्षेत्र 3 राज्यों में फैला हुआ है। नंबर एक केरल, उसके ब्रैकेट में 3%, यानी ज्यादा नहीं फैल रहा वहां। नंबर एक केरल, उसके ब्रैकेट में लिखना 3%। नंबर 2 कर्नाटक, उसके ब्रैकेट में लिखना 41%। नंबर 3 तमिलनाडु, उसके ब्रैकेट में लिखना 56%। लिख दिया? इस नदियों को 2 प्रमुख बांध नाम बता रहा हूं, शिव समुद्रम बांध। लिखो बांध, हेडिंग बना लो बांध। इस नदी में जो बांध बने हुए, इतनी हेडिंग बनाओ बांध। लिखो शिव समुद्रम बांध, शिव समुद्रम बांध। ब्रैकेट में लिखना कर्नाटक में शिव समुद्रम बांध। शिव समुद्रम बांध कहां से? कर्नाटक में। कौन सी नदी पर? कावेरी नदी पर। एक और बांध का नाम लिखो, मैट्टूर बांध। मैट्टूर बांध, ये तमिलनाडु के अंदर, यूबीसी नदी पे। अब इसकी सहायक नदियां ना, उसमें ज्यादातर नाम वती 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 आएगा। नाम आएगा सुवर्णवती, हेमवती, अमरावती, उसके बाद अकरावती। तो सभी नामों इसकी सहायक नदियां। हेडिंग बनाओ, कावेरी की सहायक नदियां, कावेरी की सहायक नदियां। बस लास्ट लाइन है, द लास्ट लेसन। कहां से? द लास्ट लेसन बता सको कोई? 10th में, 12th क्लास में। इसमें की कहानी यार कि एक चल चुप हो जाओ, जा हेडिंग बना लो। हेडिंग, कावेरी नदी की सहायक नदियां। हेडिंग बना ली क्या? पहले नंबर पर, पहले नंबर पर वही है, वो है जिसमें वो पढ़ाना फ्रांस वाला नहीं पढ़ाना, वही है। नंबर फर्स्ट कावेरी नदी की सहायक नदी, हेडिंग बना ली। नंबर 1 लिखो सोनवती। एक वती मेरे घर की बारी भी रहा, सोनवती। नंबर 2 हेमवती। नंबर 3 रामरती। यूं लिखना रामरती, मजाक कर रहे हैं, अमरावती। नंबर 2 तो हेमवती होगा। नंबर 3 है अमरावती। अमरावती दर्शनीय, लगता मैं बनाया कहाँ जा रही है।
ऐसे कर रही है। नींद उतार दूंगा। ऐसे नहीं चाह रहा मुझे बदतमीजी। मैप देखना सामने रख कर, मेहनत कर, अगर बैठ कर हाथ में मेहनत कर, फल मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा। इसमें तो दिखाई नहीं देता है कुछ। वो है नहीं क्या मैं ऑक्सफोर्ड का, उसे उठाना, नींद चढ़ रही, उतारू बातें भी वो चाहिए होगा लाइन से ऐसा करके। है। इसमें सारी सारी दिखाई दे रही है उसमें। अकरावती होगा, अकरावती। शिक्षण करते 4 लिख लो, नंबर 4 अकरावती। अर्कावती, 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 अकरानी, अर्कावती, अर्कावती। उसके बाद है लक्ष्मण तीर्था। लक्ष्मण तीर्था नदी के नाम है। सारी चारी मुझे लोकेट है, मैप में देख तमीज से होश में होकर। लक्ष्मण तीर्था। नंबर 6 भवानी। लिख दिया भवानी। एक कवानी, कवानी भवानी, हाँ कमानी, कमीनी नहीं। आज हमने कावेरी नदी तक पढ़ लिया, ठीक। ताम्रपर्णी नदी रहेगी, ठीक। हाँ हाँ, एक दो नदी और वे भी रह रही है, उसे भी देख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। क्लास 36 हो चुकी है हमारी। कितनी? इसके बाद हम मानसून स्टार्ट करेंगे, देखेंगे बारिश कैसे होती है। बारिश में गाना पढ़ेंगे। मेरा यार हंस रहा है, बारिश की जाए।